हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन डीसी मशीन के बारे में पढ़ा था, उसका अपने पहले डीसी मशीन के बारे में पढ़ा था, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। फिर डीसी मशीन में दो मशीन होती हैं आपकी, एक डीसी जनरेटर होता है, एक आपका डीसी मोटर होता है। तो लास्ट में अपन ने डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था कि डीसी जनरेटर क्या करता है। तो डीसी जनरेटर होता है वो आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में उसके टाइप्स पढ़े थे। तो आपके दो टाइप के मेनली होते हैं, एक आपका सेल्फ एक्साइटेड, एक आपका सेपरेटली एक्साइटेड। आज अपन पढ़ेंगे डीसी जनरेटर में लॉसेस क्या होते हैं। तो ये आपके डीसी मशीन जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसी के पार्ट होता है। तो जो लॉस होते हैं डीसी जनरेटर में, वो तीन टाइप के लॉस होते हैं। फर्स्ट है आपका कॉपर लॉस, सेकेंड है आयरन लॉस और मैग्नेटिक लॉसेज, और थर्ड है आपका मैकेनिकल लॉस। तो तीनों के कंसेप्ट हैं वो आपके अलग अलग हैं। फर्स्ट है कॉपर लॉस। ये मेनली 30 से 40% जो भी टोटल लॉस होता है उसका 30 से 40% कॉपर लॉस होता है। ठीक है, तो ये कॉपर लॉस होता है मेनली जो अपन वाइंडिंग लॉस होती है, या इसको अपन वाइंडिंग लॉस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग अपन काम में लेते हैं, कोयल काम में लेते हैं, वो किसकी बनी होती है? आपकी कॉपर की। और कॉपर का कुछ ना कुछ आपका रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से इसमें आपके लॉस होते हैं। इसको अपन ओहमिक लॉस बोलते हैं। तो जो ओहमिक लॉस होता है वो कितना होता है? आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे यदि आपकी आर्मेचर की लॉस की बात करते हैं तो उसका आर्मेचर का ही रजिस्टर अपन काम में लेंगे, और उस आर्मेचर का रजिस्टर क्या है? आर ए। और उसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो है कितने? आई ए। तो इसका जो आर्मेचर कॉपर लॉस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर ए आर ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्मेचर कॉपर लॉस होता है वो लगभग 30% होता है जब आपका फुल लोड में, जब मोटर का जनरेटर काम में लिया जाता है। यदि आपकी मशीन है वो सन टाइप की है तो जो आपकी करंट फ्लो होगी उसमें से ISH फ्लो होगी, और उसमें से करंट होगी, उसका जो रजिस्टर होगा वो RSH रहेगा। तो उसकी वजह से जो कॉपर लॉस होगा जाएगा वो कितना हो जाएगा? ISH स्क्वायर RSH। तो RSH है वो आपका जो संट वाइंडिंग लगा रहे हैं उसका रजिस्टर है। तो यहाँ पे जो भी लॉस होगा वो मेनली वाइंडिंग में उपस्थित जो आपका रजिस्टर होता है उसी का वजह से होता है। यदि आपकी मशीन सीरीज टाइप की है तो वहाँ पे अपन जो भी करंट फ्लो होगी उसको अपन ISE से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो सीरीज वाइंडिंग काम में ले रहे हैं जो आपकी वायर, उसका रजिस्टर होगा वो RSE होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका RSE हो गया, वो आपका रजिस्टर हो गया है, ये आपका करंट हो गया है। तो इसकी वजह से जो आपकी लॉस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ISE का स्क्वायर और RSE। यदि आपकी कंपाउंड मशीन है जिसमें शंट और सीरीज दोनों है, तो इस पार्ट को ऐड कर देंगे तो आपका वो टोटल लॉस हो जाएगा ISH का स्क्वायर RSH प्लस ISE का स्क्वायर RSE। तो ये लगभग आपका 20% होता है। और ये भी कब? जब आपकी मशीन या जो भी जनरेटर है वो फुल लोड में वर्क करता है। तो जो कॉपर लॉस होता है वो मेनली आपके जो वायर अपन काम में ले रहे हैं कॉपर, उसकी वजह से होता है। ये टोटल लॉस का 30 से 40% लॉसेस होता है। तो मेनली लॉस होता है वो कॉपर लॉस का ही होता है।
सेकेंड है आयरन लॉस। आयरन लॉस होता है वो लगभग जो टोटल लॉस होता है उसका 20 से 30% होता है। और ये लॉस आपके दो टाइप का होता है, एक हिस्टेरिसिस लॉसेस, एक एडी करंट लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है वो आपका जो मेटर होता है वो मैग्नेटाइजेशन करते हैं तो वो वापस उस पोजीशन में नहीं आ पाता है जिस पोजीशन से अपन ने स्टार्ट किया है। तो इसका एक हिस्टेरिसिस ग्राफ बनता है। तो हिस्टेरिसिस ग्राफ बनता है वो उसमें थोड़ा गैप रह जाता है। वो ग्राफ कैसे बनता है आपका, इस टाइप से आपका ग्राफ बनता है। इस टाइप से आपका ग्राफ बनता है। तो जैसे मैं इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा जो उसकी वजह से फ्लक्स होगा वो आपका धीरे धीरे आपका चेंज होगा। ये आपका इधर से चेंज होगा। इसको हम कलर करा देते हैं। ये आपका इस लाइन से आपका चेंज हो रहा है। अब यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड हटाता हूँ तो ये आपका यहाँ न जा करके इस पोजीशन पे न जा करके ये इससे दूर हो जाता है यहाँ पे, यही आपका। तो ये आपका गैप आ जाता है इसमें। इनिशियली आपका ये आपका आना चाहिए लेकिन ये गैप आ जाता है। इसको अपन हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। और ये जो ग्राफ बनता है इसको अपन हिस्टेरिसिस ग्राफ बोलते हैं। तो ये आपका मैग्नेटिक साइकिल बनता है वो वापस उसी पोजीशन में नहीं आ पाता है। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका इस फॉर्मूले से दिया जाता है। ये आपका फॉर्मूला है जहाँ पे P है आपका नंबर ऑफ पोल है और आपका N आपकी नंबर ऑफ स्पीड है। तो जो लिए हिस्टेरिसिस लॉस होता है डिपेंड्स, वो किस पे डिपेंड करता है, एक आपका वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, एक ग्रेड ऑफ आयरन पे डिपेंड करता है, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिवर्स पे करता है और फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो इसका जो फॉर्मूला निकलता है वो आपका ये है WH, यानी जो आपका आयरन लॉस होगा, वायर लॉस, वो आपका इससे दिया जाएगा बीटा मैक्सिमम। बीटा मैक्सिमम है ये आपका फील्ड की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की। इसकी पावर 1.6 है, फ्रीक्वेंसी है और आपका वोल्टेज है, वॉल्यूम है। ठीक है। तो ये आपके 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। जबकि नीटा क्या है, ये आपका स्टेज कांस्टेंट होता है जो स्टेमिज साइंटिस्ट ने दिया था। इसी तरीके से इस एडी करंट लॉस होता है। एडी करंट लॉस क्या होता है, जब किसी वायर को अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके एक सर्कुलर करंट जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर फोर्स लगता है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उन्हीं रीजन का अपोजिट करती है जिसकी वजह से ये फ्लो होती है। तो ये जो आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन जनरेट हो रही है, ये इनपुट जो अपन करंट सप्लाई देते हैं उसका ये अपोज करता है। इसलिए इसके जो लॉस होता है वो उसको अपन एडी करंट लॉस बोलते हैं, यानी इसको अपन भंवर धारा बोलते हैं। यानी इसमें जो धारा होती है जनरेट होती है वो भंवर की फॉर्म में जनरेट होती है। एक पर्टिकुलर एरिया में ये सर्कुलर बना लेती है। तो जैसे एक अपन कोई छोटा सा पार्ट ले उसको घुमाए तो उसके अंदर आपकी एक सर्कुलर जो आपका आधा जो आपका सर्किल होता है उसको बीच में से थोड़ा सा कट कर दीजिए, उसके जो बाकी का पार्ट रह जाता है उसकी तरह ये करंट जनरेट होती है। और इस टाइप की करंट को अपन क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉस बोलते हैं। और ये हमेशा जो इनिशियली जो करंट होती है उसका अपोज करती है। और इसका फॉर्मूला होता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है।
तो ये किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड पे, एक आपके फ्रीक्वेंसी पे, और इसके टाइमिंग में। तो बीटा स्क्वायर, बी मैक्सिमम का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, टी का स्क्वायर। तो जैसे जैसे आपका फील्ड ज़्यादा बढ़ेगा या आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ेगी या टाइम जितना ध्यान रखोगे उतना उसमें आपका एडी करंट लॉस बढ़ता जाएगा। तो ये आपका जो आयरन लॉस होता है, जिसको अपन मैग्नेटिक लॉसेस भी बोलते हैं, ये लगभग आपका 20 से 30% होता है जब आपका जनरेटर फुल लोड में काम करता है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड है मैकेनिकल लॉसेस। तो मैकेनिकल लॉसेस होते हैं वो जनरली इसमें वहाँ जनरेट होते हैं जहाँ मैकेनिकली पार्ट्स आपके घर्षण करते हैं, ठीक है। जहाँ मैकेनिकल इफेक्ट होता है वहाँ पे ये काम करता है। तो ये जो लॉसेस होते हैं दो पार्ट के होते हैं, एक फ्रिक्शन लॉसेस, एक विंडेज लॉसेस। जो आपका फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, जहाँ पे आपके मूविंग पार्ट्स होते हैं। जैसे आपकी जो रोटेटर होता है वो घूमता है, तो उस समय आपका उसके ऊपर एयर का घर्षण लगता है, तो उसकी वजह से जो लॉस होता है उसको अपन मैकेनिकल लॉस बोलेंगे। इसके अलावा एयर प्रेजेंट इन द मशीन इज नोन एज विंडेज लॉसेस। इसके अलावा मैकेनिकल लॉस में क्या होता है, जैसे जो भी पार्ट्स होते हैं वो कहीं पे घर्षण कर रहे हैं, जैसे ब्रूस होती है वो आपका घर्षण कर रही है, उसको अपन मैकेनिकल लॉस बोलेंगे। बियर होता है, बियरिंग वो भी कहीं पे टच करता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, मैकेनिकल लॉस बोलेंगे। ब्रूस क्योंकि ब्रूस होता है वो भी आपका टच करता है मशीन को, कम्यूटेटर को, तो ये भी आपका ब्रूस भी एक मैकेनिकल लॉस टाइप का हो गया है, क्योंकि ये टच का होता है बिटवीन द कम्यूटेटर एंड द कार्बन ब्रश, क्योंकि ये भी आपका एक दूसरे को टच कर रहा है। तो यहाँ से जो कॉन्टेक्ट पॉइंट पे जो लॉस होता है उसको अपन ब्रूस लॉस बोलते हैं, और इसको अपन इस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो यहाँ पे VBD है, ये ब्रूस पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और आइए आर्मेचर में करंट कितनी फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। तो पावर ब्रूस जो आपके ड्रॉप होगा वो आपका VBD/IA हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो थर्ड लॉस होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही कम टच करते हैं, ओनली बियरिंग टच करता है और एक ब्रूस टच करता है, इसलिए ये लॉसेस बहुत ही कम होता है, 10 से 20% लॉस होता है। देन इसकी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ डीसी जनरेटर आपका काम में आता है। तो फर्स्ट है आपका जो सेपरेटली एक्साइटेड टाइप डीसी जनरेटर होता है वो बूस्टिंग के काम आता है, और कहाँ पे बूस्टिंग किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ होता है, जहाँ पे आपको पावर और लाइटिंग को रेगुलेट करना होता है, वहाँ पे अपन इसको काम में लिया जाता है। जबकि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है तो ये आपका वहाँ पे काम में लिया जाता है जहाँ पे पावर लाइटिंग को है रेगुलेट करना होता है, और ये जनरली जो बैटरी की लाइफ होता है, बैटरी की लाइटिंग होती है, उसके लिए काम में लिया जाता है। क्योंकि बैटरी होती है वो जनरली जो पावर स्टोर करके रखती है वो डीसी में स्टोर करती है। सीरीज डीसी जनरेटर ये आपके आर्क लैंप में काम में लिया जाता है, और आर्क लैंप किस लिए काम में लिया जाता है, लाइटिंग के लिए काम में लिया जाता है। स्टेबल करंट जनरेटर और बूस्टर के लिए काम में लिया जाता है। कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है वो पावर सप्लाई
जो डीसी वेल्डिंग मशीन होती है उसमें पावर सप्लाई के लिए काम में लिया जाता है। लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है वो आपके होटल्स, लॉज और ऑफिस में पावर सप्लाई के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि उसमें अलग अलग लेवल पे अपन को अलग अलग पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे होटल्स की बात करें तो होटल्स में मॉर्निंग में आपके सर्दियों की टाइम आता है तो आपको पावर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उस समय गीजर चलते हैं। दिन में आपके होटल में कोई काम नहीं रहता तो उस समय आपका पावर रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, और शाम को पावर रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो अलग अलग लेवल रिक्वायरमेंट होता है, तब अपन कंपाउंड डीसी जनरेटर काम में लेते हैं। ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर वहाँ पे काम में लिए जाते हैं जहाँ पे जो फीडर होते हैं, जहाँ पे अपन के पास पावर सप्लाई आती है घरों में, वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम आती है, तो उसको रिम्प्रेस करने के लिए ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर काम में लिए जाते हैं। तो ये आपके जो डीसी जनरेटर था उसके लॉसेस हो गए हैं और उसकी एप्लीकेशन हो गई है। अपन नेक्स्ट क्लास में अपन डीसी मोटर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।